हम की बात करते हैं। प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में क्या किया जाए। जेक्स, गुड मॉर्निंग। और नॉर्मली आप मेरे साथ स्टूडियो में होते हैं, आज थोड़ा जूम पे बात हो रही है, तो खैर कैसे देख रहे हैं आप मार्केट के इस टेक्सचर को, और जो पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने इतना न्यूज़ फ्लो सहा, उसके बाद भी मार्केट टिका रहा और मंडे को एक मैसिव रैली हुई। उसके बाद से 2 दिन में हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस समय मार्केट का टेक्सचर आपको कैसा लग रहा है? बहुत कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। एंड गुड मॉर्निंग। एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, कि मुझे लग रहा है कि आज के दिन हम ये बोल सकते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल ऑफ बुल मार्केट की एक तेजी शुरू हुई है, स्पेशली ओवर द लास्ट फ्यू डेज। और क्योंकि अगर आप लास्ट 6 महीने में देखो, ये सितंबर से ये करेक्शन शुरू हुआ था, जबकि ऑल टाइम हाई के बाद हम लोग भी वेंट डाउन टू अबाउट 21,900 के आसपास, 21,500 22,000 के बीच में हम लोगों ने 2 बार बॉटम टेस्ट किया। उसके बाद और इन 6 महीने के दौरान हम लोगों ने एक यूएस एक्सेप्शनलिज्म की बात की, कि मतलब एवरीबडी फेल्ट कि सिर्फ यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर एक मूव चाइना का भी आया कि लोगों ने कहा कि चाइना बहुत सस्ता है। उसके बाद ये टैरिफ्स के अनाउंसमेंट आए। उसके बाद कभी टैरिफ्स आए, कभी गए, कभी चेंज हुए। उसके बाद ये वॉर का सिलसिला चला। तो ये 4-5 जो बड़े अनसर्टनिटीज हैं, उसके बाद क्या आप देखने को क्या मिल रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स 110 तक गया था, वो आज 100 के आसपास है। हालांकि 98 तक जाके थोड़ा रिकवरी हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 100-101 के रेंज से वापस ये 92-93 की तरफ जाएगा। और इसका कारण एक ही है कि बहुत सारा जो ट्रस्ट यूएस मार्केट्स में था, वो मेरे हिसाब से वो ट्रस्ट, विश्वास, वो काफी हद तक उठ चुका है। क्योंकि जो ऐसे पॉलिसीज ट्रंप अनाउंस करते हैं कि सुबह कुछ बोले, शाम को कुछ और बोले, अगले दिन कुछ और बोले, तो किसी को कोई भरोसा नहीं कि ये कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगा कि नहीं रहेगा। और हर चीज जहां पर उनका खुद का फायदा है, या उसी ऐसी पॉलिसीज अनाउंस हो रही है, कोई लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं है। और टैरिफ्स जो लगाए थे 145% तक चाइना पे, वो घट के 30% आ गए। तो कुछ ही, कोई भी अनाउंसमेंट का मतलब कोई सैंक्टिटी या कोई विश्वास, कोई मूल नहीं रह गया है। तो इस माहौल में जो चाइना ने 10-15 साल ये जो ट्रस्ट डेफिसिट सहा, कि लोग बोले कि भाई चाइना में जाओ तो पैसे बनते नहीं है, ठीक उसी तरह पॉलिसीज को लेके काफी हद तक यूएस को मुझे लगता है कि डैमेज हुआ है। और इमर्जिंग मार्केट्स और कुछ करेंसीज आर द बेनिफिशियरीज। और आप ये भी देखोगे कि जहां पर लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन तक हो सकता है, फिर भी उनकी यील्ड्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जो बहुत क्रिटिकल है। ये दो चीजें लोग देखते नहीं है, एक तो है डॉलर इंडेक्स, और दूसरा है ये जो यील्ड्स, जो अमेरिका जिसके बैलेंस शीट में 32 ट्रिलियन का डेट है, वो कैसे ये रीफाइनेंस करेगा। 9 ट्रिलियन ये साल रीफाइनेंस करना है उनको, और कैसे वो करेगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो डॉलर के स्ट्रेंथ को अंडरमाइन कर सकता है। ये नॉर्मली लोग देखते नहीं है कि 30 ईयर बॉन्ड जो है, लॉन्ग बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो 5% तक आ चुका है। 4.5% इज अ 10 ईयर बॉन्ड। और 2 साल का जो है वो ऑलरेडी 4% क्रॉस कर चुका है। ये बहुत ही, मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि अमेरिका अगर अपना डेट रिफाइनेंस नहीं कर पाता, इसका मतलब पैसा अमेरिकन मार्केट से, हालांकि इक्विटी मार्केट्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन डेफिनेटली बॉन्ड से पैसा बाहर जा रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? या तो स्विस फ्रैंक में, या फिर यूरो में, या फिर थोड़ा बहुत बिटकॉइन में, या फिर गोल्ड में, या इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटीज में। ये 5 नए एसेट कैटेगरीज हैं जो हर डिप में खरीदे जा सकते हैं। और जो फॉरेनर्स इंडियन मार्केट नहीं आ रहे थे अभी तक, आप ये देखोगे कि वॉर के दौरान भी एवरीडे दे वर बायर्स। एंड हर डिप में मुझे लगता है फॉरेन पैसा आएगा, एलोकेशन का पैसा आएगा जो इमर्जिंग मार्केट में जाता है। और अगर एलोकेशन नहीं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो ऐसे माहौल में जहां पर ये सब जो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और जो HNIs और लार्ज ट्रेडर्स हैं, वो काफी कॉशियस हो चुके हैं।
सब चिंतित हैं, सबको ऐसा लगता है कि मार्केट में कभी भी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होके मार्केट का करेक्शन हो सकता है, लेकिन मार्केट कोई ऑब्लाइज नहीं कर रहा है। एंड एसआईपीज वगैरह जो लोकल रिटेल डाल रही है, दैट इज बैक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ऐसे माहौल में जब सब लोग कॉशियस हैं और ओवरसीज से पैसा आना चालू हुआ है, मुझे लगता है कि हर डिप में खरीदना ही समझदारी का कारण है, समझदारी का एक्शन है। एंड वी हैव टू लुक एट डिप्स इन द मार्केट। और ये जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर चुके, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो HNIs हैं, जिन्होंने 70, 80, 90% अपना पोर्टफोलियो कैश में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसा मैंने लास्ट अपने 20-25 साल में कभी देखा नहीं कि इतने मतलब एक्शंस आर फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो वो सोच रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं। नॉर्मली चिंतित रहते हैं लेकिन मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, आज चिंतित हैं और कैश में कन्वर्ट कर चुके हैं अपना पोर्टफोलियो। तो तेजी अब नहीं होगी तो कब होगी? बिल्कुल, तेजी अब नहीं होगी तो कब होगी? तो फिर यहाँ पर तेजी को भुनाएं कैसे? क्या आईटी के थ्रू भुनाया जाए इसको? आईटी क्या लीड करेगा? फार्मा आपका एक प्रेफर्ड पॉकेट रहा है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अगर मेजर सेक्टर्स कोई पिक करना हो, मेजर थीम, तो वो क्या होगी? बैंकिंग 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 एंड ओके, सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और वो भी थोड़े छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बिकॉज बड़े बैंक्स जो हैं पैसा डेफिनेटली आएगा उनमें, 2.5-3 टाइम बुक मल्टीपल पे कोट कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का काफी करेक्शन हुआ था एंड सम ऑफ देम हैव परफॉर्म वेरी वेल लास्ट 6 महीने में। एंड थ्रू दिस पीरियड सम ऑफ दीज बैंक्स which are trading at 0.6 times book and 0.7 have gone up to 0.8, 0.85. यहां से अगर 1.5 टाइम बुक और 1 साल आप फॉरवर्ड लेके चलो तो दीज कुड बी डबलर्स फ्रॉम हियर। मतलब वैल्यूएशन 0.65, 0.7 बुक से अगर 1.25, 1.3 हुआ और 1 साल आगे की अर्निंग्स आप लेके चलो 15, 17, 20% ग्रोथ के वो बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से दीज 2 or 3 banks in the private sector can quote close to double of what they are quoting today. Number one. Number two, NBFC में थोड़ा माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि उनको लेवरेज यानी कि बोरो करने में दिक्कत आ रही थी बीच में। Probably some amount of that has opened up because liquidity conditions RBI ने बहुत इजी रखा है। और जो जो हमने फैक्टर्स के बारे में जिक्र किया है, उनके अलावा अगर आप ये देखो कि RBI का बहुत बड़ा योगदान रहा है मार्केट में लिक्विडिटी और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, गेटिंग रेडी फॉर ग्रोथ एज दे से। वो लोग ग्रोथ के लिए ये चाहते हैं कि बैंक्स कैन लेंड मोर। सम पॉलिसीज हैव बीन चेंज्ड, सम पॉलिसी अनाउंसमेंट्स फॉर कैपिटल recognition have changed. So a lot of steps RBI has taken to make sure कि capital adequacy is reasonable, banks are able to raise money and more importantly lend further. तो NBFCs का जहाँ lending नहीं हो रहा था, lot of NBFC portfolios banks खरीद रही है, and bank growth therefore can come at the expense of NBFCs and on its own as well. तो banks are the first sector I would say. The second sector, tariffs वगैरह announce हुआ और मेरे हिसाब से काफी इल थॉट आउट पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसीज जिसके बारे में ना कोई सर है ना पांव है, जैसे कि ये मैं 70 और 80% फार्मास्यूटिकल भाव घटा दूंगा। मतलब ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन अगर 2 मिनट अगर आप उनको सुनो तो ऐसा लगता है कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ पब्लिक को मतलब ऑलमोस्ट बहकाने के लिए ये सब पॉलिसीज अनाउंस हो रही है। बिकॉज फ्री मार्केट में कैसे कोई भी, आई मीन इवन इन फ्री मार्केट जहां पर राजा और प्रजा का संबंध है, जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह में, वहां भी ऐसे अनाउंसमेंट्स आते नहीं है। जो एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी में फ्री मार्केट में अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि 50 से 80% हम भाव घटा देंगे और अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर देंगे। एक्चुअली क्या है, वहां पर प्रॉब्लम है मिडिलमैन का, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल के दलाल हैं वो इंडिया से जैसे या बाकी कंट्री से अगर $1 में गुड्स लैंड करती हैं यूएस में और उसका पेटेंटेड इक्विवेलेंट $10 या $15 में बिकता है, तो ये जो जेनेरिक्स हैं $1 का $5 करके ये मिडिलमैन बेचते हैं। तो 1 का 5 यानी कि 4x का मतलब 4 गुना ये लोग भाव बढ़ा देते हैं, और उसके कारण इवन इंश्योरेंस कॉस्ट और मेडिकल कॉस्ट अमेरिकन का सबसे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो प्रॉब्लम्स आर इन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स आर इन द मिडिलमैन बीइंग रिमूव्ड।
नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, अगर मेडिकल भाव या मेडिकल बिल्स आपको घटाने हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कहां से सबसे सस्ते मेडिकल या दवाई कहां से आते हैं, विच इज इन वेदर चाइना और इंडिया और वेरेवर। और चाइना पे आज भी 30% मतलब टैरिफ लागू है। तो यानी कि इंडिया बिकम्स द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। अमेरिका, एज आई हैव ऑलवेज सेड, अमेरिका को जेनेरिक्स की ज्यादा जरूरत है ना कि कम, और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स की जगह मोर एंड मोर जेनेरिक्स पे जाएंगे तो उनका भी बिल कम होगा। ये मतलब कॉमन सेंस है, इसमें कुछ समझ ज्यादा कुछ डिस्कशन की बात नहीं है। और मिडिलमैन को अगर हटाया जाए, यानी कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है यूएस में इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर सीजीएचएस होता है, वहां पर इक्विवेलेंट अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रादर देन गिव इट टू द मिडिलमैन, एंड अगर आप लिंकेजेस देखोगे, सम ऑफ द 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो लोग आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू डेमोक्रेट एंड अदर पार्टी फंडिंग। तो इसमें नेक्सस काफी साफ। सो आई मीन, बट इफ यू गो बैक टू दिस पॉइंट कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो तो जेनेरिक्स जेनेरिक्स की सेल्स काफी बढ़ सकती हैं अमेरिका में, एंड आई थिंक दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द। ओके, अरे जयकुमार सर, आप एग्जैक्टली बैंक्स पे एनबीएफसी से बात करते करते फार्मा पे आ गए, तो मैंने आपको रोका नहीं। लेकिन ये नॉन लेंडिंग स्पेस में आज बड़ी इस वक्त धाक है एक्सचेंजेस की। लुक एट बीएसई एट ऑल टाइम हाई, एमसीएक्स जनरेटिंग मोमेंटम, एंटायर कैपिटल मार्केट थीम इज डूइंग वेल। हालांकि नंबर्स इस बार कमज़ोर थे और वो होने भी थे। आपने सर डिप में क्या किया, या फिर अभी आपकी इस पूरी थीम पर क्या व्यू है, कैपिटल मार्केट थीम पर, नॉन लेंडिंग स्पेस पे? थीम पे जो कैपिटल मार्केट्स, मतलब जहां पर फ्रैंचाइज या ब्रांड का के कारण बिजनेस आता है लोगों को, उस थीम में मेरे को लगता है कि 5-10 साल की तेजी है। क्योंकि उस थीम में क्या है कि इंडिया में फर्स्ट राउंड ऑफ पार्टिसिपेशन रिटेल का आया है, आईपीओ वापस आएंगे, हालांकि थोड़े कंट्रोल के करके, ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ। companies will continue to raise money, debt financing will be there, all these themes will work, but more and more organizations को specialize होना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ मार्केट में तेजी है तो कुछ भी बेच दो और उसके बाद देखा जाएगा, because SEBI is coming down heavily on mis-selling. SEBI is coming down on saying कि you cannot just put in any number of IPOs only because merchant bankers have not done their work. तो इसमें responsibilities बढ़ेगी, मार्केट ऑर्डरली बेसिस में बढ़ेगा, और जो बबल्स क्रिएट होते हैं, हालांकि वो बबल्स ब्रेक होते जाएंगे और टूटते जाएंगे, लेकिन ये स्पेस मेरे हिसाब से 5-10 साल के लिए इसमें काफी तेजी होगी, एंड जो स्पेशलाइज्ड फर्म्स हैं वो अच्छा करेंगे। अच्छा, ये भी बात होगी सर, अब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आई मीन इस स्पेस के पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं कुछ और अलग थीम पे। सीमेंट की इस बार की अर्निंग्स, श्री सीमेंट के नंबर्स को हमने देखा, रिपोर्टेड नंबर्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, लास्ट टाइम आप देखिए तो लास्ट टाइम भी नंबर्स अच्छे थे। सीमेंट में सर आपका कन्विक्शन बन रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। व्यू क्या आपका इस वक्त? व्यू ऐसा है कि इसमें कुछ मल्टी बैगर रिटर्न्स टाइप आएगा नहीं आपको, क्योंकि इनमें ग्रोथ 2 काइंड्स होता है। मोस्ट ग्रोथ राइट नाउ इज कंसोलिडेशन ग्रोथ, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी को दूसरी कंपनी ले रही है। एक्सपेंशन अदरवाइज जो मार्जिनल बैलेंसिंग बेसिस में होता है वो बहुत कम है। तो इसमें अगर आपके पास पोर्टफोलियो है और आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बुलिश हो तो सीमेंट रख सकते हो, एंड स्पेशली द एफिशिएंट वंस, बट इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं है। तो इसमें वही मैं बोल सकता हूँ, जो इंडेक्स ग्रोथ या इकोनॉमी का ग्रोथ है, दैट प्लस 2 or 4% इसमें ग्रोथ आएगा। सो आई वुड नॉट से कि इसमें कुछ, और ऐसा भी नहीं है कि सीमेंट इज अ वेल डिस्कवर्ड स्टोरी, वेल अंडरस्टूड स्टोरी, और सबका कवरेज है इस पे। तो इसमें एक एज आई सेड कोई आउटसाइड रिटर्न नहीं आएगा, नॉर्मल रिटर्न्स आएंगे। पीएसयू स्पेस पर सबसे पहले बुलिश होने वालों में आप थे। अब डिफेंस में जिस तरीके के मूव्स रहे, अब इसमें यहाँ पर क्या वो जो मीट ऑफ द ट्रेड है वो खत्म हुई, या फिर यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? एक चीज तो पक्का है कि हम लोग डिफेंस का थीम पहले वॉर के इक्विवेलेंट करते थे। बहुत सालों से हम खुशकिस्मत थे कि वॉर कुछ हुआ नहीं, अभी भी हुआ, एक हफ्ते में खत्म हुआ, बात अलग है, लेकिन
द नीड फॉर डिफेंस स्पेंडिंग इस पीरियड ने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि दो कारण है इसमें। एक कारण ये था कि पहले हम लोग ये सोचते थे कि डिफेंस हम लोग अपग्रेड वगैरह करेंगे अपने सिस्टम्स को विद पार्टनरशिप्स एल्सवेयर, लेकिन इस पाकिस्तान के साथ जो ये हादसा हुआ उसमें एक चीज तो पता लग गया कि इंडियन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इसरो के, जो DRDO के, जो BEL के साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनका जो योगदान रहा है हमारे सुरक्षा में, आई थिंक इसको हम सोच भी नहीं सकते थे, और जितना सोचा उससे बहुत गुना ज्यादा हुआ। तो एक तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि हम लोग आज ऐसा प्रोग्राम कर पा रहे हैं बिना कोई हिचकिचाहट, बिना कोई, विद नोइंग फुली वेल दैट कि यहाँ सेफ्टी और सुरक्षा इज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ऐसा माहौल बहुत कम कंट्रियों में होता है कि लोकल टेक्नोलॉजी ने इतने उभर के किया, और ये जो इंग्लिश में बोलते हैं अनसंग हीरोज, यानी कि इनका योगदान कोई गुण गाता नहीं है इनके, लेकिन इन्होंने बड़े क्वाइटली जो डेवलप किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा हो सकता है। सो डिफेंस कुड बी अ बिग सेक्टर, बिकॉज पहली बार युद्ध में हम लोगों ने देखा है कि द वे मिसाइल्स एंड द इंटरसेप्शन जो हुए हैं एनी इंट्रूजन्स के, तो उस वो कंट्रीब्यूशन पहली बार लोगों ने देखा है। लिटरली आप बीती बोलते हैं, in front of our eyes we have seen this. So I think both from domestic production point of view or exports में, I think the Indian defense industry has come of age. So मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जो पहले सेक्टर एक डिफेंसिव टाइप था या गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे निर्भर था, मुझे लगता है आगे जाके ये एक बहुत बड़ा सेक्टर ऑन इट्स ओन बनेगा एंड एक ग्लोबल सेक्टर बनेगा। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन सर आपका इस पूरे डिफेंस स्पेस पे। जय कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर।